हम लोग आज इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, उसमें समाकलन है। तो जो समाकलन हम लोग पढ़ते हैं उस पर विचार करें कि समाकलन है क्या। तो समाकलन जो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स, वो दो तरीके के पढ़ेंगे, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इंटीग्रल्स पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ न कुछ आएगा। मान लीजिए कि स्मॉल एफ एक्स आ जाता है, डिफरेंशिएट करने पर कुछ आता है। तो सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है कि जैसे ये कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएट किए तो मान लीजिए कि स्मॉल एफ एक्स आया, तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे इससे मैं इस कैपिटल एफ एक्स पर पहुंच जाऊं। आप लोग नॉर्मली एक अपने आप से क्वेश्चन एराइज कर करके देखिए कि जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट किए तो कुछ न कुछ आप लोग आंसर लाते थे कि डिफरेंशिएशन इतना हुआ। तो एक क्वेश्चन उसी जगह आप लोग के अंदर आ सकता है कि क्या वो जो डिफरेंशिएट करने पर आया है उससे मैं पुनः जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हूं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो आप लोग उसी प्रोसेस को जिस तरीके से, जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएट किए तो स्मॉल एफ एक्स आया, तो इस स्मॉल एफ एक्स से जो प्रोसेस इस्तेमाल करके कैपिटल एफ एक्स को प्राप्त करेंगे उसको हम लोग अनिश्चित समाकलन में लाएंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित समाकलन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, अनिश्चित समाकलन जानने के लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन जानना है। डिफरेंशिएशन मतलब इसका उल्टा प्रोसेस। ऐसा एक उल्टा प्रोसेस के बारे में सोचे कि ये जो आया है इससे बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या प्राप्त कर लें? कैपिटल एफ एक्स प्राप्त कर लें। तो ये अनिश्चित समाकलन हुआ। अनिश्चित समाकलन में तो कुछ विशेष है नहीं, जो आप लोग डिफरेंशिएट किए हैं उसी से आपको एक ऐसा प्रोसेस तैयार करना है जिससे जो डिफरेंशिएट जो किया गया है तो जो आया उससे एक ऐसा प्रोसेस तैयार करना है कि जिससे हम लोग उस मूल फंक्शन को प्राप्त कर लें। उसी को हम लोग अनिश्चित समाकलन कहेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहेंगे। अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रल्स, जो डिफिनिट इंटीग्रल्स होता है उसमें हम लोग इसकी आवश्यकता हम लोग को पड़ेगा किसी इनक्लोज्ड फिगर का एरिया निकालने के लिए। तो आप लोग जरा सा सोचे, आप लोग के सामने मान लीजिए कि एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक आपके पास इनक्लोज्ड फिगर ट्रायंगल है ए बी सी। इसका एरिया निकालने कहे तो आप लोग बहुत सारा व्यवस्था पढ़े हैं, ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट में बहुत सारे प्रोसेस ऐसा पढ़े हैं कि जिससे आप एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सोच करके देखें, ऐसा हो, मान लीजिए कि एक आपके पास फंक्शन ऐसा है, एक फंक्शन ये एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन ये जी एक्स है, दोनों से बंद आकृति, इनक्लोज्ड एरिया ये है। इस एरिया, इस जो कलर किए छायांकित किए उसको एरिया निकालना है। तो आप लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन से, ऐसा इसे किसी भी ज्योमेट्रिकल आकृति से हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी आप लोग को एरिया निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा उससे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल से एरिया निकालते हैं। तो अब जरा सा देखें, हम लोग समाकलन हम लोग देखें कि दो तरीके से करते हैं। अनिश्चित समाकलन मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो हम लोग को पढ़ना है अभी तत्काल में इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग यही पढ़ेंगे बाबू कि कोई फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट किए तो जो आया उससे हम लोग अगर वो मूल फंक्शन तैयार कर देते हैं तो वही हमारा प्रोसेस इनडिफिनिट इंटीग्रल्स होगा। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा
ये देखें कि थोड़े से नोटेशन पर विचार करें। इतना लिखते हैं हम लोग एफ एक्स डी एक्स, इसका मीनिंग होता है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। इतना का मतलब यह हुआ, इसको पूरे का मतलब समझो, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष समाकलन किया गया। इसमें ये जो पूरा आप देख रहे हैं इतना, इसमें एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, मतलब समाकल। उसको क्या बोलते हैं? समाकल। इस फंक्शन में एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स जो वेरिएबल आता है उसको हम लोग बोलते हैं समाकलन का चर, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए, तो इतना तो हम लोग नोटेशन देखें। अब थोड़ी बात करें किसी फंक्शन के बारे में। जैसे देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि एक्स क्यू प्लस जैसे यहां पर ध्यान दें डी साइन एक्स का आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कॉस एक्स। तो अभी आप लोग को बतलाए कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इतना का इंटीग्रेशन इतना हो गया। उसी तरीके से देखें, एक आध और देख लें, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं आप लोग बाबू? सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स होगा। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा, जो जो फार्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, तो उसको जितना आता है उसको इंटीग्रेट कर दो तो उस मूल फंक्शन के बराबर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका फंक्शन ये सब पर जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला तैयार होगा वो फार्मूला आप लोग को बतलाते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखें, फर्स्ट नंबर एक एक करके ध्यान से समझेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन आप लोग के पास होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब देखिए दूसरा नंबर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स। थर्ड नंबर देखें, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपको पास टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। अब देखिए, वन बाई रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है टेन इनवर्स एक्स। 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का होता है सेक इनवर्स एक्स। 1/x डी एक्स का होता है लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स। e टू द पावर x dx का हो गया e टू द पावर x a टू द पावर x का होगा a टू द पावर x लॉग a बेस e। इतना जो फार्मूला है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये फार्मूला एक एक करके हम लोग बात करेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ x टू द पावर n प्लस 1/n+1, तो जरा सा इस पर डिस्कस करो बाबू। हमारे पास अगर मैं इतना का डिफरेंशिएट करूं, इतना आ जाए मीन्स इतना का इंटीग्रेशन इतना होगा, तो इसको देखिए x के पावर n+1/n+1 इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1/n+1 बाहर हो गया dx टू द पावर n+1 dx। आप लोग जानते हैं कि x के पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो यहां कैलकुलेट कीजिए n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो आ गया x टू द पावर n। अब देखिए इतना का डिफरेंशिएट किए तो इतना आया, मतलब इतना का इंटीग्रेशन क्या आ गया x टू द पावर n+1/n+1 ऐसा आ गया। देखिए इतना का मैंने डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, तो इतना को इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, यही हो गया। इस समाकलन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं, एक दूसरा नाम प्रति अवकलज भी बोलते हैं। अब देखिए बिल्कुल इसे भी उसी तरीके से कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट कीजिए दूसरा नंबर के लिए, x का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा x होगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए इतना का इंटीग्रेशन x हुआ। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। बिल्कुल बाबू जैसे आप जानते हैं उसी तरीके से है। अब इसको देख लीजिए, यहां है माइनस cos x का डिफरेंशिएट कीजिए माइनस cos x dx, तो -1 बाहर हो जाएगा d cos x dx। और cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं माइनस sin x होता है, तो माइनस उतार दिया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो आ गया sin x। यानी कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x हो जाएगा। तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस cos x। बिल्कुल इधर आ जाइए, tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा। माइनस कोट x को देखिए, माइनस कोट x का आप लोग जानते हैं ये माइनस बाहर हो गया कोट x dx, तो माइनस कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये हो गया आपको कोसेक स्क्वायर x प्लस, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या माइनस कोट x। बिल्कुल सभी में उसी तरीके से है जो आप लोग जानते हैं।
ये फार्मूला कंप्लीट याद रहना चाहिए। एक बात समझिए, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसे अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx, तो दो फंक्शन अगर प्लस के रूप में है तो आप इसे प्लस के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। अगर बीच में माइनस है तो आप माइनस के रूप में भी अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दें, दो फंक्शन अगर गुना में हो या भाग में हो तो उसे आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उसका फार्मूला होता है जो बाद में आप लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड में पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर प्लस रहे तो प्लस कर दो, माइनस रहे तो माइनस में अलग अलग करो। लेकिन हम लोग को जब गुना रहे या भाग रहे तो उसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब रहा बात एक चीज, समाकलन नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छे से समझने की चीज है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे ले लीजिए x³ प्लस 3x प्लस 7। ध्यान से समझिएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे ही इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 3x² प्लस 3। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये आ जाए तो सही है। तो देखिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, अभी सीखे हैं। एक बात और जान लीजिए बाबू, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट राशि c है, fx, मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट राशि यहां क्या है dx, तो कांस्टेंट राशि क्या रहे तो उसको आप लोग बाहर निकालेंगे, fx dx, ऐसा करेंगे। कोई भी कांस्टेंट राशि रहे तो जैसे आप लोग अभी सीखे कि दो फंक्शन प्लस में है तो अलग अलग प्लस में कर सकते हैं, माइनस में अलग अलग दो फंक्शन को कर सकते हैं, लेकिन गुना और भाग में नहीं करेंगे। तीसरा नंबर, एक बात ये याद रखेंगे कि अगर कोई अंक किसी फंक्शन में गुना के रूप में है तो उस अंक को, कांस्टेंट राशि को बाहर आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया k fx dx, ये ध्यान में रखिएगा एक बात। अब यहां देखिए, 3 आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा, x² dx, ये 3 बाहर हो जाएगा dx। अब देखिए ध्यान से, x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहां dx का इंटीग्रेशन x होता है तो 3x हो गया, 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, x³ प्लस 3x। तो हम लोगों ने देखा कि इतना का डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, लेकिन इतना का इंटीग्रेट किया तो ये वाला नहीं आया। इसमें होता क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो डिफरेंशिएट करने वक्त 0 आ जाता है, तो उसे, ये तो कुछ भी यहां पर हो सकता है। अभी तो हमने 7 लिया है, 9, 8, 1, 2, √5 कुछ भी हो सकता है। तो उसके जगह पर हम लोग यहां पर जहां इंटीग्रेशन खत्म होता है वहां पर c लिख देते हैं। तो हमारे पास ये c है जो यहां पर 7 है, उसके जगह पर c काम कर रहा है। तो ये जो आता है ये फैमिली ऑफ कर्व आता है, c का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि जैसे 7 लिए थे, अगर c ले लेते, k ले लेते कोई कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता था। तो यहां पर मान लो अभी तो तत्काल एक एग्जांपल दिए हैं तो वो 7 है। तो यहां पर जो c लेते हैं तो c अभी इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए 7 का काम करेगा। लेकिन जब इंटीग्रेशन निकालते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो ये जो c लिखते हैं, देखो यहां के बाद इंटीग्रेशन जहां समाप्त हो वहां हम लोग c लिखते हैं। तो c लिखते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं समाकलन नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए, तो इस फार्मूला में जहां जहां देख रहे हैं, तो यहां पर मैं समाकलन नियतांक नहीं लिखा हूं। आप लोग इसे समझेंगे कि सभी में प्लस सी है। समझ रहे हैं? इस सभी में आप लोग समझेंगे कि प्लस सी इसमें मौजूद है। अब देखें, अब आप लोग को एक बात और समझाते हैं, उसे समझिएगा अच्छे से। इस बात को कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि sin 2x है, उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? sin 2x को 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे और 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आ गया क्या? cos 2x i इंटू 2। तो इस 2 को इधर कीजिए, तो 1/2 sin 2x dx इक्वल टू cos 2x। तो 1/2 अंदर चला जाएगा, तो क्या हो गया? sin 2x/2 dx इक्वल टू cos 2x। इतना है बाबू, मतलब इतना का डिफरेंशिएशन इतना आया, मतलब इतना का इंटीग्रेशन इतना होगा। तो हम लोग लिखेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आएगा sin 2x/2। तो एक बात सीखें, यहां पर एक चीज सीखें, x का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 2 है, मतलब x का गुणांक 2 है। तो जैसे cos x का, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए सीखें। cos x का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं? sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2x का लिख दिए sin 2x। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि x का जितना कोफिशिएंट रहता है उसको इंटीग्रेशन करने वक्त उतना से डिवाइड करते हैं। तो यहां 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस जगह जहां देखिएगा कि x का कोफिशिएंट कुछ है, तो उस कोफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम बना लें, ध्यान दिया जाए। देखिए, आप लोग के सामने दिया है एक्सरसाइज 7.1। उसमें कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब इंटीग्रेशन। निरीक्षण विधि मतलब इंस्पेक्शन मेथड। ये मेथड आप लोग को ज्यादा पढ़ना कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 से 5 नंबर प्रॉब्लम तक आपको ये मेथड को यूज करना है। तो देखिए, ये मेथड कुछ नहीं है, आपको दिमाग लगा करके पता करना है कि किसका डिफरेंशिएशन वो होगा, तो उतना का इंटीग्रेशन हम लोग को निकल जाएगा, एंटी डेरिवेटिव्स निकल जाएगा। जैसे देखो, फर्स्ट नंबर हमारे पास है sin 2x। तो इंस्पेक्शन मेथड जो है उसमें पता ये करना है हम लोग को कि किस चीज का डिफरेंशिएट करें कि sin 2x आ जाए। तो नॉर्मली आप लोग सोचिए, cos x का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप लोग को क्या आता है? माइनस sin x आता है। उसमें माइनस sin x आया, तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। सिर्फ ये सोचिए कि किसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें sin x आएगा। तो cos x का डिफरेंशिएट में sin x आएगा। तो आपके पास sin 2x है, तो cos 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें sin 2x जरूर आएगा। तो हम लोग cos 2x का डिफरेंशिएट कर कर देखें। तो देखिए यहां पर cos 2x dx, तो cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे और 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो cos 2x का क्या होता है? माइनस sin 2x, और 2x का क्या होगा? 2।
तो -2 sin 2x, -2 को इधर करो तो -1/2 d cos 2x इक्वल टू sin 2x। अब देखो बाबू, इसको हम लोग अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट राशि रहता है उसको बाहर जब किया जाता है तो अंदर भी कर सकते हैं। तो 1/2 को अंदर करो माइनस को, तो आपके पास आया d माइनस cos 2x/2 dx। तो आप लोगों ने देखा कि माइनस cos 2x/2 का डिफरेंशिएशन आया sin 2x, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 होगा। यही आंसर हो गया। अब देखिए, आपके पास बिल्कुल 2 नंबर दिया हुआ है जो इसी तरीके से बनाएंगे। मैं 3 आप लोग को बतलाता हूं। तीन नंबर आप लोग के सामने क्या है e⁻² 2x। इसका कह रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए निरीक्षण विधि से, इंस्पेक्शन मेथड से, मतलब आपको अनुमान लगा करके पता करना है कि कितना का डिफरेंशिएशन इतना होता है। तो आप सोचें, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो e⁻²x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसका e⁻²x आएगा उसमें। तो हम लोग पहले e⁻²x का डिफरेंशिएट करें, तो इसको करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, और 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इतना का हो गया e⁻²x इंटू 2। तो 2 को इधर करो तो 1/2 d e⁻²x dx इक्वल टू e⁻²x। 1/2 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e⁻²x/2 dx इक्वल टू e⁻²x। तो हम लोगों ने देखा कि इतना का डिफरेंशिएशन इतना है, यानी इतना का इंटीग्रेशन इतना होगा। यही आंसर हो गया। अब देखिए, आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। फोर नंबर आप लोग के पास कितना है, ax प्लस b होल टू द पावर 2। इसको आप अच्छे से समझेंगे। x के पावर 3 का डिफरेंशिएट करते हो तो उसमें x² आता है, 3x के पावर 3-1। तो यहां पर पावर 2 है, तो इतना के पावर 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें पावर 2 वाला आएगा। जैसे देखो, हम लोग कर रहे हैं d ax प्लस b के पावर 3 dx। तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ax प्लस b के पावर 3 को ax प्लस b के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ax प्लस b को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका हो गया x के पावर n इंटू x के पावर n-1, तो 3-1 2 होगा। और इधर करेंगे तो क्या होगा, x का 1 और b का 0। तो आपके पास आ गया 3a ax प्लस b होल टू द पावर 2। तो 3a को इधर करो तो 1/3a ax प्लस b होल टू द पावर 3 dx इक्वल टू क्या आ गया, ax प्लस b का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। 1/3a अंदर हो जाएगा तो क्या होगा, ax प्लस b होल टू द पावर 3/3a dx इक्वल टू ax प्लस b
होल टू द पावर 2। तो आप लोगों ने देखा कि इतना का डिफरेंशिएशन इतना आया, मीन्स इतना का इंटीग्रेशन इतना आएगा, ax प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो गया ax प्लस बी होल टू द पावर 3/3a। यही आंसर आपके पास आ गया। अब एक रह गया 5 नंबर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 5 नंबर बतलाते हैं। फाइव नंबर में आप लोग के पास है sin 2x माइनस 4e⁻³ 3x, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो हमने तो sin 2x का निकाल दिया है फर्स्ट नंबर में, तो पहले तो हमने इसका निकाला, अब इसका निकालेंगे। तो इतना तक देखो, फर्स्ट नंबर में तो इतना बतलाए हैं आप लोग को, तो इसको फर्स्ट मान लिया जाए। अब देखिए हमको e⁻³ चाहिए, तो e⁻³ का डिफरेंशिएशन e⁻³ होता है। तो देखिए यहां तक तो हम लोग बना लिए, अब आगे बढ़ेंगे। इसके लिए तो करेंगे e⁻³ का डिफरेंशिएशन करो पहले, तो क्या होगा d(e⁻3x) e⁻3x को 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे और 3x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो गया e⁻3x इंटू 3, तो 3 को इधर लाओ, तो 1/3 d(e⁻3x dx) e⁻3x। अब देखो बाबू e⁻3x का तो ये पहले इसको अंदर कर दो, d(e⁻3x/3 dx इक्वल टू e⁻3x। लेकिन आपके पास क्या है 4 इंटू इतना का इंटीग्रेशन तो इतना हो गया, लेकिन 4 इंटू चाहिए, तो सबसे पहले दोनों ओर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4d(e⁻3x/3 dx इक्वल टू 4e⁻3x। इसको अंदर कीजिए तो क्या होगा 4/3e⁻3x dx इक्वल टू 4e⁻3x। तो इतना का डिफरेंशिएशन इतना आया, मतलब इतना का इंटीग्रेशन क्या आ गया 4e⁻3x dx इक्वल टू 4/3e⁻3x। इसे इक्वेशन सेकंड माने। अब कीजिए, आपको बीच में माइनस है तो फर्स्ट माइनस सेकंड किया जाए, तो कितना होगा sin 2x dx माइनस 4e⁻3x dx बराबर क्या आ गया माइनस cos 2x/2 माइनस 4/3e⁻3x। अब ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो आपके पास आ गया sin 2x माइनस 4e⁻3x dx का इंटीग्रेशन आ गया माइनस cos 2x/2 माइनस 4/3e⁻3x। यही आंसर हो गया। अब एक चीज देखें, ये बाबू 5 नंबर तक आप लोग को निरीक्षण विधि था। अब इस प्रोसेस को कहीं जरूरत नहीं है कि आप दिमाग लगा करके डिफरेंशिएट करें और वो जितना आया उसका इंटीग्रेट कर दिए तो वो आपके पास उसका इंटीग्रेशन निकल गया। आपको इस 5 प्रॉब्लम के बाद कहीं ऐसा नहीं मिलने वाला है। छठा से बिल्कुल आप लोग को जो फार्मूला लिखाए हैं उस फार्मूला को यूज करके ही बनेगा। तो आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाते हैं।